ओके, तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये होता क्या है? पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो मॉडर्न टाइम्स में इकोनॉमिक्स का जो पूरा स्टडी है उसको दो इम्पोर्टेंट ब्रांच में डिवाइड किया है। एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ये जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सबसे पहले नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिश ने यूज किया था 1933 में। कब यूज किया गया था? 1933 में, 1933 में। किसके द्वारा यूज किया गया था? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिश के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये टर्म को पहली बार यूज किया था। इसके बाद ये टर्म को और पॉपुलैरिटी मिली जब J.M. कीन्स ने अपनी बुक जिसका नाम था जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको 1936 में पब्लिश किया था, तब इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से J.M. कीन्स ने बताया था। और तब से ये जो टर्म्स हैं ये इकोनॉमिक्स में सारे इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया में इसको यूज करते हैं। अब सबसे पहले कमिंग टू द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? The word microeconomics is formed by two words, micro and economics. The word micro seems to have been derived from Greek word micros. In Greek language, micros means small. Therefore, microeconomics refers to the study of small individual units of an economy. तो तुमको भी माइक्रो वर्ड सुन के इतना तो समझा होगा कि माइक्रो मतलब छोटा, जैसे अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या कोई भी माइक्रो वर्ड हमने कहीं भी यूज किया मतलब वो छोटी चीज है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब ये है कि छोटे यूनिट्स जो होते हैं इकोनॉमी के, जो पूरी इकोनॉमी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अलग शब्दों में कहा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स of the economy, such as individual consumers, individual firms, and small aggregates or groups of individual units. That is output of particular goods and services produced by single firms or industries, particular households, individual prices of goods and services, individual wages, incomes, etc. यानी कि ये एक एक छोटी छोटी चीज जो कि इकोनॉमी का हिस्सा है, जैसे कि किसी टाइप के कंज्यूमर, किसी टाइप का फर्म, कोई छोटा छोटा ग्रुप, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लोगों का ग्रुप, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आउटपुट, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्विस। जैसे अभी मैं समझूंगा तुमको, मैं बोलता हूँ कि बुक्स, जो नोटबुक्स छपते हैं, तो नोटबुक छापने वाली कंपनी का पूरे साल का टर्नओवर कितना है, तो ये मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये माइक्रो हो जाता है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि भाई फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप का कितना ये है, तो एक इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के एक छोटे से पार्ट के बारे में बात होता है। किसी के पर्टिकुलर टाइप के हाउस होल्ड, अगर मैं कहूँ कि भाई जो हाउस होल्ड की इनकम 20,000 से कम है उनका क्या हो रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइप के हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये एक एक चीज जो कि इकोनॉमी में छोटी छोटी चीजों से पूरी इकोनॉमी बनती है, उसको, उस छोटी छोटी चीज के उस हर एक यूनिट को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नाउ इसके बारे में केई बोल्डिंग ने एक डेफिनेशन दिया है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर फर्म मतलब एक कंपनी, पर्टिकुलर हाउस होल्ड एक घर, इंडिविजुअल प्राइस किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस, इंडिविजुअल वेज किसी एक आदमी की पगार, इनकम इंडस्ट्री किसी एक इंडस्ट्री के द्वारा आया हुआ इनकम, और पर्टिकुलर कमोडिटी किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, अगर हम मोबाइल फोन की बात करते तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी हो जाता है। तो इसकी जो स्टडी है, सिर्फ हम इसी के बारे में जब बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? Thus, microeconomics is the study which seeks to explain how a consumer uses his limited income in various goods and services, how he maximizes his satisfaction. Similarly, it is also seek to explain how a firm decides what, how, and for whom to produce. तो ये क्या समझाने का कोशिश कर रहा है? ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि एक भी कोई भी उपभोक्ता है, कोई भी कंज्यूमर है, तो वो अपने लिमिटेड इनकम जितना भी वो कमा रहा है उसको कैसे यूज कर रहा है हर चीज खरीदने में, और अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कैसे करता है। जैसे भी आप लोग को भी पता है कि घर में जब भी हर महीने पगार आती है तो आपकी मदर या फादर बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई ये महीने में क्या क्या लेना है।
कितना अमाउंट सेव करना है, कितने अमाउंट पे कौन सा सामान खरीदना है। तो ये मैक्सिमम हम कैसे कर सकते हैं, हमारे खुद की इनकम के अंदर हम सारी चीजें जो हमको चाहिए वो कैसे ले सकते हैं, ये समझने की कोशिश माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। साथ में ये भी समझने की कोशिश करता है कि कोई भी कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ठंडी बहुत ज्यादा कहीं नहीं पड़ती, इवन हिमालय में भी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। तो अगर हम यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी के हीटर्स बनाएंगे तो उसका डिमांड बहुत कम होगा, मे बी हिमालय के एकदम टॉप के रीचेस में हो, बट वहां पे इतने लोग तो रहते नहीं जिसके लिए कंपनी बनाई जाए। तो इसके लिए अब हमारे यहाँ पे वो चीजें बनती है जिनका यूज ज्यादा होता है। जैसे अभी एयर कंडीशनर हमारे पूरे देश में लगते हैं, हम लोग गर्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, तो एयर कंडीशनिंग कंपनीज ज्यादा है कंपेयर टू ऐसी कंपनियां जो हीटर बनाती हैं। तो ये सारी चीजें तो कंपनियां कैसे डिसाइड करती है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो और किसके लिए बनाना है और कितना बनाना है, इसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा माना जाता है। This is how microeconomics studies small economic units and their behavior, but not the economy as a whole. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है, बट पूरा इकोनॉमी, पूरा बड़ा पिक्चर नहीं देखता। तो अगर मैं भी आपको बोलूंगा कि मुझे इंडिया का इस साल का जीडीपी कितना है बताइए, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं होगा। बट अगर मैं आपको ये पूछूंगा कि इंडिया में इस साल तेल कितना बिका, लेट्स से रिफाइंड ऑयल जो घर में खाने का तेल होता है वो कितना बिका, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक होगा, क्योंकि मैं अब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा हूँ। या फिर मैं अगर आपको ये कहूँ कि इंडिया के मीडियन हाउस होल्ड इनकम कितनी है, मीडियन हाउस होल्ड इनकम मतलब एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितनी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक हो गया। बट जब मैं आपको ये बोलूँ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने रेपो रेट कितना कम किया या कितना ज्यादा किया, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक का हिस्सा नहीं है। ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बात होती है जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज में नहीं आता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी चीजों के साथ कनेक्टेड रहता है? नंबर 1, हाउ अ फर्म डिटरमाइंस द सेल प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। कोई भी कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि किस भाव में कोई चीज बेचना है। नंबर 2, व्हाट अमाउंट ऑफ आउटपुट विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। कितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को हो सकता है। नंबर 3, हाउ अ फर्म डिटरमाइंस द लोएस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी कंपनी ये कैसे डिसाइड करती है कि क्या कॉस्ट लगेगा कुछ बनाने के लिए और उसको सबसे कम हम कैसे रख सकते हैं। हाउ द इंडिविजुअल कंज्यूमर डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज और हर स्पेंडिंग ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ये अभी मैंने बताया कि कोई भी आदमी मेल और फीमेल कोई भी हो, वो कैसे डिसाइड करता है कि कितना खर्चा किस चीज के ऊपर करने का ताकि उसको सेटिस्फैक्शन जरूरी हो। इसमें इंडिविजुअल थॉट भी इंपॉर्टेंट है, हर किसी का अलग अलग प्रायोरिटी होता है। अब जैसे कुछ लोगों को बच्चों की पढ़ाई पे प्रायोरिटी है तो उनका मैक्सिमम पैसा जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे जा रहा है। कुछ लोगों को बिजनेस में बनाना है तो वो पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि भाई घर में सबको खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हों, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो उसके ज्यादा खर्चे वो सब चीजों में होंगे। तो ये कितना खर्चा करना है वो इंडिविजुअल किस लॉजिक पे डिसाइड करता है, इसकी स्टडी को भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा माना जाता है। हाउ द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। और ये जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, इनके प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी लगती है, लेबर लगता है, पैकेजिंग लगता है, लॉजिस्टिक लगता है, एडिशनल मटेरियल लगता है, एक्सपर्टीज लगता है। तो ये सारे एक एक फैक्टर है प्रोडक्शन के। तो इन हर एक चीज की कीमत कैसे डिसाइड होती है और कितना इंपॉर्टेंस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने तेल बनाने की कंपनी डाली है, लेट्स से पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तो अब ग्राउंडनट मेरा रॉ मटेरियल है, तो कितना ग्राउंडनट मुझे लग रहा है, मैंने मशीनरी सेटअप की, वो मशीनरी का कितना पैसा लगा, उसका हर महीने का मेंटेनेंस कितना आता है। अब मशीनरी सेटअप की तो लेबर लग रहा है, लेबर का कितना पैसा जा रहा है। और फिर मुझे एक्सपर्ट लगते हैं जो चेक करे कि भाई मेरा तेल अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, तो वो एक्सपर्ट कितना पैसा ले रहे हैं। उसके बाद मुझे बाटली लगती है जिसमें तेल भरता हूँ, तो बाटली का कितना कॉस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे बड़े बड़े कार्टन लगते हैं जिसमें वो बाटलियां मैं भरता हूँ, तो वो कार्टन का कितना पैसा लगता है। फिर मुझे पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल लगता है, तो उस पैकिंग मटेरियल का कितना पैसा लगता है। ये एक एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन का हिस्सा है। How a firm or an industry allocates limited resources for the production of different goods and services.
और कंपनी और इंडस्ट्री जो भी है वो अपनी पैसे को किस तरह से लगाती है अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज बनाने में, वो किस लॉजिक पे करती है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। अब जैसे मैंने कहा मेरी तेल बनाने की कंपनी है, तो मैं तेल बनाने के प्रोडक्शन में कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं उसके एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं टीवी पे कितना एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं बाहर बोर्ड पे कितना एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मैं सेल्समैन को कितना दे रहा हूँ, क्या मैं घर घर लोगों को भेज रहा हूँ या नहीं भेज रहा हूँ, और फिर मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, और हर एक चीज पे मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, ये चीज का जो एलोकेशन है वो किस बेसिस पे है, ये भी समझना माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। फिर अगेन वही बात है, तो इस हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस करती है, बट पूरी इकोनॉमी को नहीं। अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। The word macroeconomics is formed by the combination of two words, macro plus economics. The Greek word macro seems to be the word macro seems to have been derived from Greek word macros. In Greek word macros means big, hence macroeconomics denotes the study of all economy as a whole. तो माइक्रो का exactly opposite, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रो में हम स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी पे डिस्कस करते हैं, तो मैक्रोस में हम पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल इनफ। माइक्रो मतलब छोटे छोटे यूनिट्स, मैक्रोस मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी। In other words, macroeconomics applies to the study of broad economic aggregates like level of employment, general price level, aggregate national output, income, investment, trade cycle, aggregate demand, aggregate supply, etc. तो macroeconomics क्या क्या स्टडी कर रहा है? ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट, जैसे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट है, अब देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड नहीं है। जनरल प्राइस लेवल, कोई भी चीज का क्या प्राइस लेवल होना चाहिए। जैसे अभी वो ये नहीं बोल रहा कि किसी एक कंपनी का क्या प्राइस है। अब जैसे मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आप बताइए कि लेट्स से बटर, खाने वाला जो बटर आता है अमूल का 40-45 रुपए का पैकेट है, तो अमूल का 45 का है, न्यूट्रलाइट का 40 का है, ब्रिटानिया का 46 का है। तो ये अलग अलग प्राइसेस है, लेकिन ये जनरली 40 से 50 रुपए के बीच में ही हमको भी पता है। तो अगर कोई भी पूरे इंडिया में जितना भी बटर मिल रहा है उसका अगर कोई पूछेगा कि जनरल प्राइस लेवल क्या है, तो लोग बोलेंगे भाई 40 रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये जो जनरल प्राइस लेवल है ये पूरे नेशन में कॉमन है। मतलब मोस्टली जहां पे अगर कोई बहुत दूर रह रहा है लॉजिस्टिक्स की वजह से, वहां गाड़ी पहुंचने की वजह से भाव बढ़ रहा है तो अलग बात है, बट अदरवाइज वो एक लेवल पे रहता है। जैसे भी समझो दूध, दूध हमें पता है कि अगर हम गाय का दूध ले रहे हैं तो 40 से 50 रुपए लीटर, 50 के आसपास रहता है। अगर हम भैंस का दूध ले रहे हैं 70 से 80 रुपए लीटर के आसपास का रहता है। तो ये जो है ये एक अप्रोक्सीमेट जनरल प्राइस लेवल है जो कि पूरे इकोनॉमिक लेवल पे सेम है। कमिंग टू एग्रीगेट नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट मतलब सबको जोड़ के, एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के। तो अब मैं अगर बोलूं कि भाई इस साल हमने मैन्युफैक्चरिंग में कितना कमाया है या कितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इनकम आई है, तो ये सब एग्रीगेट नेशनल इनपुट है। अगर मैं बोलूं कि भाई इस साल हमने सर्विसेज से कितना कमाया है या सर्विसेज में कितना हमको पेमेंट्स आए हैं, तो ये सब मिला के पूरे इकोनॉमिक लेवल पे, किसी एक कंपनी या किसी एक सेक्टर के ऊपर नहीं है। इनकम, इनकम पूरा का पूरा एग्रीगेट, एक कंपनी का, एक पर्सन का नहीं, पूरा का पूरा एग्रीगेट इनकम। इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होता है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और चीज आपको बताओ, जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आपने कभी कभार सुना होगा सेंसेक्स उठा, सेंसेक्स गिरा, या निफ्टी उठा, निफ्टी गिरा। अब ये एक कंपनी का नहीं है, ये बहुत सारी कंपनियों का जोड़ के, जिससे हमें समझ में आता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। इसमें जरूरी नहीं है कि सब कंपनियों का ही उठाओ, बहुत सी कंपनियों का गिरा भी होगा, बट हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम एक मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट का ये देख रहे हैं। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल क्या होता है, अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, इस चीज को समझने को कहते हैं ट्रेड साइकिल। एग्रीगेट डिमांड, कोई भी चीज का टोटल डिमांड कितना है। जैसे अभी गेहूं हो गया, अब इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 करोड़ लोग रोज आटे की रोटी खाते हैं, यानी रोज उनको गेहूं का कंजम्पशन है। तो गेहूं का कंजम्पशन कितना है, अगर 70 करोड़ लोग गेहूं खा रहे हैं और उसमें से समझो हर आदमी को रोज का 500 ग्राम गेहूं लग रहा है, तो देश को रोज का अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़ किलो गेहूं चाहिए। क्या उतना हमारे पास सप्लाई है? इस सब चीजों को समझने के लिए एग्रीगेट डिमांड लगता है। चावल कितना लगता है हमको रोज का, गेहूं कितना लग रहा है, भाजियां कितनी लग रही है, कितना लगता है हमको रोज का। बहुत सारी चीजों में एग्रीगेट डिमांड इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ये भी रहता है कि भाई गोल्ड का कितना डिमांड है हमारे इधर, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब लोग म्यूट पे डालते हैं, आप लोगों का खड़खड़ का आवाज बीच में आता है। इफ एनीवन इज नॉट ऑन म्यूट, वहां पे म्यूट करके एक ऑप्शन है, प्लीज। तेरा हेडफोन
अंकित प्लीज कर, मैं यहीं से कर देता हूँ। थैंक यू। कुछ बोलना रहेगा तो अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट अदरवाइज म्यूट पे रखो, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई भी होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब अब हमारे पास टोटल कितना प्रोडक्शन है, कितना सप्लाई है। जैसे अभी मैंने कहा कि 70 से 80 करोड़ लोग इंडिया में गेहूं रोज खाते हैं। अब हमको अप्रोक्सीमेटली 350 ग्राम रोज का गेहूं चाहिए या 400 ग्राम रोज का गेहूं चाहिए पर पर्सन, यानी 35 करोड़ किलो का गेहूं का रोज का कंजम्पशन है। यानी साल का कितना हो गया? साल का हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलो, यानी कि 1000 टन। तो इतना हमारे पास है कि नहीं है? और अगर इससे ज्यादा है तो वो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम संभाल के रख रहे हैं? कितना संभाल के रख रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब समझने के लिए हमको एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल कितना सप्लाई है उसको समझना जरूरी है। तो ये सारी चीजों के बारे में जो बातचीतें होती है उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में भी केई बोल्डिंग साहब ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, हम पढ़ेंगे अभी इसको। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विद एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद नेशनल इनकम। थोड़ी देर पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें वो इंडिविजुअल क्वांटिटी, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में था। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट विद एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद नेशनल इनकम। सिंपल इनफ। ओके, अगेन वापस से बोल रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? इंडिविजुअल क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, उसके एग्रीगेट के बारे में नहीं बात कर रहा है, इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं बात कर रहा है, नेशनल इनकम के, सॉरी, एक एक क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बात कर रहा है, एग्रीगेट के हिसाब से बात कर रहा है। इंडिविजुअल इनकम के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, नेशनल इनकम के हिसाब से बात कर रहा है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पे था। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात करता है। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन याद कर लोगे तो मैक्रो का अपने आप आपको समझ जाएगा। दोनों एग्जैक्टली उल्टा है, माइक्रो का एग्जैक्टली उल्टा मैक्रो है। तो अगर माइक्रो समझ में आ गया तो मैक्रो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्नेहा पानी देना। तो डेफिनेशन आगे भी चल रहा है। तो नेशनल इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं बात करता, नेशनल इनकम के बारे में बात करता है। इंडिविजुअल प्राइसेस के बारे में नहीं बात करता बट प्राइस लेवल के बारे में बात करता है। इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में नहीं बात करता बट नेशनल आउटपुट के बारे में बात करता है। अगेन ये भी वही है, इंडिविजुअल प्राइस की किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस का बात नहीं, जनरल प्राइस लेवल क्या है, पूरे के पूरे सेक्टर का प्राइस लेवल क्या है, किसी एक कंपनी का आउटपुट नहीं, नेशनल आउटपुट क्या है। अगर जैसे मैंने बोला मेरा तेल का कंपनी है, मैं साल का समझो 1 लाख लीटर तेल बनाता हूँ, तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेना देना। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूछेगा कि इंडिया एज अ होल कितना ग्राउंडनट ऑयल बनाता है। तो मैं और मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स मिलके 10 लाख लीटर, 1 करोड़ लीटर जो भी बनाते हो, तो वो नेशनल आउटपुट हो जाएगा। एक दूसरा छोटा डेफिनेशन भी है। In the view of Edward Shapiro, in brief, macroeconomics is the study of total output, employment and price level. तो macroeconomics किस चीज की स्टडी है? टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल की। सिंपल इनफ। अगेन आउटपुट क्या है मैंने आपको 2-3 बार बताया, वापस बता रहा, आउटपुट मतलब जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, और प्राइस लेवल यानी कि पूरे के पूरे सेक्टर का प्राइस लेवल, ठीक है। The above definitions also reveal that microeconomics is the study of broad economic units or the economy as a whole, such as national income, national output, general price level, total employment, total saving, total investment and so on. तो इससे क्या है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये 5-6 जो वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम, मैक्रो में नेशनल इनकम, माइक्रो में पर्सनल इंडिविजुअल इनकम, मैक्रो में नेशनल आउटपुट, माइक्रो में इंडिविजुअल आउटपुट, मैक्रो में जनरल प्राइस लेवल, माइक्रो में इंडिविजुअल प्राइस लेवल, मैक्रो में टोटल एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो में जनरल एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो में टोटल सेविंग, माइक्रो में इंडिविजुअल सेविंग, मैक्रो में टोटल इन्वेस्टमेंट, माइक्रो में इंडिविजुअल। मतलब सीधा सीधा डिफरेंशिएट आप इस 3 लाइन से पूरा का पूरा डिफरेंशिएट बिटवीन आराम से लिख सकते हो माइक्रो और मैक्रो में। पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो
बहुत इजी है, अगर आपको एक का भी डेफिनेशन याद है तो आप 4-5 पॉइंट्स में आराम से बढ़ा के लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स किन इश्यूज से डिस्कस करता है, किन चीजों के बारे में उसको परेशानी है या किन चीजों के बारे में उसको कंसर्न है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला है why the economy faces the problem of unemployment and how this problem can be overcome। तो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देखो सबके पास नौकरी है नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको कैसे हम ओवरकम, कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके बारे में कौन डिस्कस करता है, इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है। दूसरा है हाउ नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड and how it is affected by various variables of the economy। तो नेशनल इनकम कितना है, देश का पूरा का इनकम कितना है, और हर छोटे छोटे वेरिएबल्स के वजह से। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना कमाए, सर्विसेज में कितना कमाए, एग्रीकल्चर आउटपुट कितना था, देश के ऊपर डिफेंस का खर्चा कितना है, हेल्थ केयर का खर्चा कितना है। ये सारी चीजों के अलग अलग खर्चों के वजह से, अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन के वजह से नेशनल इनकम आगे पीछे होता है। तो उसका हम एक एस्टिमेट निकालते हैं। साल के पहले हम डिसाइड करते हैं कि भाई पिछले साल हम 2 ट्रिलियन 2.3 ट्रिलियन थे, तो इस साल हम 2.6 ट्रिलियन होंगे या 2.4 ट्रिलियन होंगे या 2.5 ट्रिलियन होंगे। तो ये इकोनॉमी जो इनकम बढ़ेगा, इसका जो एस्टिमेशन किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज के थ्रू किया जाता है। How a number of producers take decision for investment and how consumers decide to spend their income। अभी हमने माइक्रो में देखा था कि एक कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे बनाती है या एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे खर्चा कैसे करता है, उसके बारे में डिस्कस करना। बट मैक्रो में ये बड़े लेवल पे है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स क्या डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और सारे के सारे कंज्यूमर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ खर्चा करना है। तो इसमें एवरेजेस आ जाते हैं कि भाई एक एवरेज इंडियन फैमिली कैसे खर्च कर रही है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है, और सारे कंज्यूमर्स का ऐड करके। तो वो एक छोटा घर नहीं देखेगा, वो पूरे इंडिया में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आज मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह से सोचना है तो मैं बोलूंगा कि इंडिया में आज के डेट में हर रोज का इतना गेहूं, इतना चावल, इतना दाल, इतना तेल, इतना साबुन, इतना लेट्स से बाकी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इतना हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इतने हर रोज लग रहे हैं। तो इतना इनकम डिवाइड हो रहा होगा यहाँ पर, और इस हिसाब से प्रोड्यूसर्स मेरे हिसाब से हर रोज कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं किस किस कंपनी में। सीमेंट की कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर लेट्स से फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, फार्मा कंपनी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, सर्विसेज इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट हो। तो प्रोड्यूसर्स किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, ये मैं समझ पाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। Why there are economic fluctuations and what are the measures to maintain fluctuation। फ्लक्चुएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन मतलब इकोनॉमी कभी ऊपर बढ़ती है, कभी नीचे गिरती है। तो ये ऊपर बढ़ना नीचे गिरना क्यों होता है, ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। जब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है, कोई अगर आपदा नहीं, अभी तो फिलहाल तो हम लोग एक आपदा में है, तो अभी इकोनॉमी गिरी हुई है, ये तो हमें पता है क्यों गिरी हुई है। बट कभी कभार ऐसा होता है इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंपनियां प्रोड्यूशन दे रही है, हर जगह डिमांड है, सप्लाई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक इकोनॉमी आगे पीछे होने लगती है। तो ये क्यों हो रहा है और इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। हाउ द जनरल प्राइस लेवल, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी आर अफेक्टेड इंटरचेंजेबली। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल प्राइस लेवल, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो पैसे का डिमांड कितना है, पैसे का सप्लाई कितना है और जनरल प्राइस लेवल कितना है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। जैसे अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले अनियन, कांदा जो है वो महंगा हो गया। जब वो महंगा हो गया तो उसका डिमांड बढ़ गया, और उसका डिमांड बढ़ने से लोगों के बाकी के खर्चों में से पैसे कम होके वहां पे जाने लगे, तो लोगों को और पैसे की जरूरत होने लगी, क्योंकि भाई उन्होंने तो ऑलरेडी अपना पूरा खर्चा प्लान किया हुआ था। अब अचानक एक प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से उनको कहीं और से इनकम वहां पे ट्रांसफर करनी पड़ रही है। तो ये पूरे देश में हो रहा है, तो इसके वजह से और वो चीज महंगी होती जा रही है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीज जो हो रही है, इसको कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है और जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो कंट्रोल में रहे, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का हिस्सा है। हाउ द इंटरनल इकोनॉमी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन एक्सटर्नल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होती है, जो देश के बाहर दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी हो रही है, या जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम ट्रेड कर रहे हैं, उससे हमारे देश की इकोनॉमी में फर्क क्यों पड़ता है। ऑब्वियसली पड़ेगा, अगर हमने कोई चीज एक्सपोर्ट की है तो वो चीज हमारे यहाँ कम होंगी, यानी हमें एक्सेस को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए।
या अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे यहाँ पे जो चीज बन रही है वो उससे कंपटीशन होगा, तो हमें वही चीज इंपोर्ट करनी चाहिए जो यहाँ हम नहीं बनाते या हम उससे सस्ती बनाते हो, ताकि हमारे को कंपटीशन का चांस रहे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी का फंक्शन क्या है? तो ये द फंक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थियरी आर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म्स who individually can play a decision making role in a free market economy। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी क्या कहता है कि जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर है कंज्यूमर्स का, जो उपभोक्ता है, रिसोर्स ओनर्स जिनके पास सब रॉ मटेरियल या सारे रिसोर्सेज है, और बिजनेस फर्म जो उन रिसोर्सेज को यूज करके कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, तो ये सब के सब मार्केट में फ्रीली डिसाइड कर सके, मार्केट के हिसाब से डिसाइड कर सके। इकोनॉमिक बिहेवियर कभी भी मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं तुमको कॉटन ही उगाना है, तो ये गलत है। मैं डिसाइड करूं भाई मुझे मेरे फार्म पे क्या उगाना है, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। मुझे लग रहा है कॉटन से ज्यादा मैं अगर लेट्स से एलोवेरा उगाऊं तो एलोवेरा का डिमांड ज्यादा है, तो मुझे वो हक होना चाहिए उगाने का। कंपनियों को वो हक होना चाहिए कि वो कॉटन प्रोसेस करना चाहती है, एलोवेरा प्रोसेस करना चाहती है, और कंज्यूमर को वो हक होना चाहिए कि उसको ज्यादा क्या खरीदना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी जो है वो ये सब डिसाइड करती है, या ये सब स्टडी करती है, डिसाइड नहीं स्टडी करती है कि किस लॉजिक पे ये सारे डिसीजंस हो रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज कॉल्ड प्राइस थियरी ड्यू टू इट्स फंक्शनल नेचर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिजनेस activities of households and business firms, which study the circular flow of goods and services from household to business firm and from business firm to household. The theory analyzes the composition of such a flow and the way of price determination of goods and services as well as price of resources used. The circular flow of activities are as follows. तो ये क्या डिसाइड कर रहा है? इंडिविजुअल बिजनेस, हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म, तीन अलग अलग ये हैं। तो बिजनेस फर्म से पैसा जो है हाउसहोल्ड से पैसा जाता है बिजनेस फर्म में, बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं हाउसहोल्ड को, और फिर हाउसहोल्ड वापस से पैसा देता है बिजनेस फर्म को, फिर बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं हाउसहोल्ड को। तो ये सर्कल जो फ्लो ऑफ एक्टिविटी हो रही है, इसकी जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। देखते हैं क्या है ये स्टडी। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। पैसा जो आ रहा है वो हाउसहोल्ड को जा रहा है, गुड्स मार्केट जो है हाउसहोल्ड से जा रहा है, हाउसहोल्ड खर्चा करके बिजनेस फर्म को दे रहे हैं, फैक्टर मार्केट को भी हाउसहोल्ड दे रहे हैं, और फैक्टर मार्केट से भी पैसा बिजनेस फर्म को जा रहा है। बिजनेस फर्म फिर वो गुड्स मार्केट को और मनी इनकम को दे रहा है, मनी इनकम से ही हाउसहोल्ड आ रहा है। जैसे अभी अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि मैं फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे फार्मा कंपनी पैसा दे रही है। फार्मा कंपनी को पैसा कैसे मिल रहा है? जब लोग दवाई खरीद रहे हैं, तो एक तरह से फार्मा कंपनी का पैसा भी मेरे पास आ रहा है। अब मैं वो पैसे से गेहूं, चावल, दाल, आटा सब खरीद रहा हूँ, यानी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा हर इंडस्ट्री को दे रहा हूँ। उन इंडस्ट्रीज में भी कोई ना कोई काम करता होगा, तो वो मेरी कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो ये तरीके से रोलिंग घूम रहा है, यानी मार्केट में जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, बिजनेस फर्म्स वापस से मार्केट में पैसा खरीदने के लिए डाल रहे हैं, वापस से पैसा पगार दे रहे हैं, फिर हाउस होल्ड्स में जा रहा है। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। तो इस फिगर के हिसाब से जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो कि कनेक्टेड है, फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल टू द बिजनेस फर्म थ्रू फैक्टर मार्केट एंड द बिजनेस फर्म बाय, मतलब ये वही कह रहा है कि ये एक तरह से जो बार बार प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जो पगार दी जाती है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, लेबर दिया जाता है, कैपिटल दिया जाता है, तो उन सब जगहों पे पैसे देते हैं और उसके बदले में प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। जब प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो फिर पैसा आता है, फिर वो सब लोगों को पैसे देते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर बेचते हैं। तो कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है, उससे पैसा आता है, फिर वो पैसा सब में बांटती है, लेबर को देती है, कैपिटल को लगता है, लैंड को लगता है। फिर अब लैंड ओनर जो है उसको पैसा मिला, वो भी सामान ही खरीदेगा, मे बी इसी कंपनी से ना खरीदे, लेकिन पैसे का रोलिंग घूमेगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसमें हम लोग बहुत परेशान है, क्योंकि पैसे का रोलिंग नहीं घूम रहा है। अगर मैं पैसा खर्चा नहीं करूंगा तो कंपनियों को पैसा मिलेगा कैसे? तो इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। बहुत से लोग ये चीज नहीं समझते। जब तक लोग खर्चा नहीं करेंगे तब तक कंपनियां चलेंगी कैसे? जब तक कंपनियां नहीं चलेंगी तब तक लोगों को पगार कैसे मिलेगा? तो लोग ये सोचते हैं कि पगार नहीं मिलेगा तो मैं खर्चा कैसे करूं, बट एक्चुअली जब तुम खर्चा नहीं करोगे तो किसी को पगार नहीं मिलेगा। यानी कि जब लोग पैसा ज्यादा सेव करने लगते हैं तो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। वही इकोनॉमी आगे बढ़ती है जहां पे लोग खाते ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा करते, खर्चा ज्यादा करते, गाड़ियां खरीदते, सोना खरीदते। ये सारी चीजें होने की वजह से मार्केट में पावर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर 4 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिसको माइक्रो इकोनॉमिक थियरी का फंक्शन कहा जाता है। पहला है एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर।
एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब होता है कि कितना आपने, गाइस एक सेकेंड आवाज कम करेंगे प्लीज। इंडिविजुअल बिहेवियर को हम डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा टोटल इनकम है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं हर एक सामान जो हमें चाहिए, और उसमें हम सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे पा सकते हैं, उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे अभी अगर मेरा वो ₹1,00,000 पगार है, तो मैं ₹1,00,000 पगार में कितना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, सेविंग करने में कितना पैसा डाल रहा हूँ, खाने पीने के सामान में कितना पैसा डाल रहा हूँ, लग्जरी आइटम्स खरीदने में कितना पैसा डाल रहा हूँ, लैंड में कितना पैसा डाल रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई में। तो ये सारी चीजें जो है ये मेरा इंडिविजुअल बिहेवियर को एनालाइज करता है। प्राइसिंग, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस किस हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे अभी अगर समझो मैंने कंपनी खोली है, अब जहां मैंने कंपनी खोली है वहां पे मुझे भाड़ा ही ₹10,000 हर महीना देना पड़ता है। मेरे को हर महीना ₹2,00,000 पगार जाती है। मेरा जो भी प्रोडक्ट आता है उसका भाव आगे पीछे होता रहता है, समझो 3-3.5 लाख रुपए मेरा उसमें जाता है। तो ये सब मिला के मेरे को 6-7 लाख का खर्चा होता है। तो हर महीना में जितना प्रोडक्शन करूंगा वो 7 लाख के ऊपर ही मुझे कमा के देगा तो ही कर पाऊंगा। मुझे एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा है। तो ये सारे खर्चे को जब मैं ऐड कर लूंगा तो एक अमाउंट मुझे बनेगा। उसको जब मैं टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा तो मुझे पर प्रोडक्ट खर्चा समझेगा। एक सिंपल बात बताता हूँ, समझो मैंने अभी तेल का बोला था, मेरे यहाँ पे 1 लाख लीटर तेल महीने का बनता है। 1 लाख लीटर तेल बनाने के लिए मेरे को टोटल महीने का जो खर्चा है वो 1 करोड़ रुपए आ रहा है। यानी मुझे हर 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए का खर्चा है। अब अगर मेरे को हर 1 लीटर पे 100 रुपए का खर्चा है तो मैं 100 रुपए से ऊपर ही उसका प्राइस रखूंगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा। सिंपल इनफ। मेरा टोटल प्रोडक्शन महीने का कितना है? 1 लाख लीटर। मेरे को हर महीने का खर्चा कितना है? 1 करोड़ रुपया। 1 लाख लीटर 1 करोड़ रुपया, यानी पर बॉटल मुझे 1 लीटर पे मुझे कितना खर्चा हो रहा है? 100 रुपया। तो अगर मुझे 100 रुपया 1 लीटर पे खर्चा हो रहा है तो मेरा जो भी प्राइस होगा वो इसके ऊपर ही होगा। इसको कहते हैं प्राइसिंग। अगला आता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अब अगर मैंने तेल की कंपनी खोली है तो मुझे ऐसी जगह पे कोई ये कंपनी खोलनी है जो हाईवे से नजदीक हो, क्योंकि मेरा माल जा सके। मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो कि मेरा माल डिवाइड कर सके। तो ये बिजनेस डिसीजन कैसे लेना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, ये सारी चीजों के बारे में जो स्टडी है उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक थियरी ही कहते हैं। और आखिरकार इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है, गवर्नमेंट क्यों ये थियरी डिस्कस करती है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से छोटे छोटे टूल्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, जिससे गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किसी कंपनी को कितना टैक्स लगाना है, क्या ये माल हमें बाहर से मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए, हम इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए या इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें इसके ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक सिंपल सी बात है कि मैंने बोला मेरे को 100 रुपए लगते हैं, यानी मैं 120-130 रुपए में बेचूंगा। अब हमारे पास समझो फॉर एग्जाम्पल कोई पड़ोसी मुल्क है या कोई दूसरा देश है जो ये 50 रुपए में बना के इंडिया में बेच रहा है। अब मेरा धंधा कैसे चलेगा अगर वो 50 में बेचेगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मेरे को बचाने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, ताकि मैं यहाँ पे, मैं पर्सनली नहीं, मेरे जैसे जो भी लोकल लोग ये बना रहे हैं उनका धंधा बंद ना हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उस चीज के ऊपर थोड़ा टैक्स लगाएगी, ताकि वो बाहर का आया हुआ सामान आए तो 100 रुपए के ऊपर ही बेचना पड़े उसे भी, ताकि वो नुकसान में ना, मतलब मैं नुकसान में ना आ जाऊं। तो ये सारी डिसीजंस लेते हैं। जैसे अभी अगर समझो कंपनी को लगता है कि मैंने 100 रुपए में बनाया और मैं 150 में बेच रहा हूँ तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी मुझ पर टैक्स लगाएगी ताकि मैं इतना प्रॉफिटरिंग ना करूं। एंड दैट पीपल एंड्स द टॉपिक फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग को पता है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ऑल ऑफ दैट इज ओके। मैं ये पूरा पीडीएफ जो है वो आपको भेज दूंगा अपने इसके ऊपर, तो आप डिस्कस कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे।